मेरे साथ पेशेंस शो करना पड़ेगा बिकॉज़ कभी-कभी ये होता है कि मैं एक कॉल का जवाब दे रहा हूँ, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो मे बी आपको क्यू में वेट करना पड़े। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स कि ये जो शो का फॉर्मेट है, इसमें हम इमिग्रेशन की एडवाइस नहीं आपको दे रहे, हम सिर्फ़ आपको इमिग्रेशन कानून के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर आप कॉल करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो प्लीज़ उसको एडवाइस ना समझिएगा, उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे लीजिए। इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें और अगर किसी की कॉल आई तो ऑफ कोर्स मैं साथ-साथ कॉल्स को भी लेता रहूँगा। पहले 1-2 इम्पोर्टेंट चीज़ें से मैं लोगों को अपडेट कर लूँ। एक चीज़ है क्योंकि अब देखिए समर आ गया है तो काफ़ी लोग विज़िट वीज़े के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ बुलाना चाहते हैं। तो मैं 2-3 चीज़ें विज़िट वीज़े के बारे में लोगों को क्लियर कर दूँ बिकॉज़ काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं विज़िट वीज़े के बारे में जो लोगों को है। तो जो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ विज़िट वीज़े के बारे में मैं लोगों को कन्फर्म करना चाहता हूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी विज़िट वीज़े पे राइट ऑफ अपील नहीं है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि अगर आपको याद हो, पहले ज़माने में विज़िट वीज़े के ऊपर आपको राइट ऑफ अपील मिलती थी और मेजॉरिटी केसेज़ कोर्ट में जाके आपका स्पॉन्सर आपके बिहाफ़ पे रिप्रेज़ेंट होता था और मेजॉरिटी केसेज़ फर्स्ट डे ट्राइब्यूनल में आप जीत जाते थे अपने रिफ्यूज़ल के बिकॉज़ आपके स्पॉन्सर को मौका मिलता था बात करने का कोर्ट के अंदर जिसमें वो जज को इस बात के ऊपर कायल कर सकते थे कि भई आप एक जेन्युइन विज़िटर हैं और आप वापस चले जाएँगे। फिर ज़ाहिर बात है कवानीन में तब्दीली आई और अब विज़िट वीज़े पे राइट ऑफ अपील नहीं मिलती है। हाउएवर विज़िट वीज़े पे आप जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन ज़रूर कर सकते हैं। यानी कि जहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको राइट ऑफ अपील ना दे, वहाँ आप जाके जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, जिसमें एक तरीके से राइट ऑफ अपील आप अपना खुद ले सकते हैं। टेक्निकली वो हम ये तो नहीं कहेंगे कि राइट ऑफ अपील ले सकते हैं, लेकिन जो रिफ्यूज़ल लेटर है, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू में जाने से पहले एक स्टेज होती है, जिसे हम कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जिसमें एक होम ऑफिस का डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जो बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशंस को कंसिडर करने से पहले उनका जवाब देता है। तो उसमें फिर आप चैलेंज कर सकते हैं कि जी देखें, इस डिसीजन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने लिया है एज एन एप्लीकेंट की तरफ से जुडिशियल रिव्यू से पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल जाता है, जिसमें वो बता सकता है कि जी मेरी नज़र में क्यों ये जो डिसीजन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है। मेरे ये शवाहिद हैं, ये मेरी चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे मुझे लगता है मुझे विज़िट वीज़ा मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल्दो राइट ऑफ अपील नहीं है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस आपके पास है और जुडिशियल रिव्यू से पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल का आपके पास प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप विज़िट वीज़े को एक तरीके से रिफ्यूज़ल को चैलेंज कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मैंने केसेस देखे हैं, जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल की स्टेज पे डिसीजन ओवरटर्न हो जाता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं हर डिसीजन डिपेंड करता है केस के मेरिट के ऊपर, यानी कि अगर आपने सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है होम ऑफिस को और होम ऑफिस का जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है उसने आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया है और आपको लगता है कि जिन बेसिस पे रिफ्यूज किया है वो इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, तो फिर आप रिएक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज होती है जुडिशियल रिव्यू की। तो पहली मिथ तो मैंने ये क्लियर करनी थी विजिट वीजेस के ऊपर कि यस आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू आप करते हैं वो जुडिशियल रिव्यू और उस कैसे हैं वो आपकी मर्जी। अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेशन यूज करना चाहते हैं तो जो भी आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल आपके बिहाफ पे डालेंगे और अगर आप खुद डालना चाहते हैं तो होम ऑफिस की वेबसाइट पे उसका लिंक है, एक ईमेल है और एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल का फॉर्म है जो आपको भरना पड़ता है और साथ ग्राउंड्स लगाने पड़ते हैं कि क्यों आप समझते हैं कि जो होम ऑफिस का डिसीजन है विजिट वीजे के ऊपर वो गलत है, जिसकी बेसिस पे आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इज नॉट कि आप एक एन आर्म लेटर लिख लें, आपको बड़ा स्पेसिफिक एक फॉर्म फिल करके प्रॉपर साथ ग्राउंड्स लगाने पड़ते हैं और एक अलग होम ऑफिस ने अपना डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसमें ये उस पूरे डॉक्यूमेंट्स एंड उस फॉर्म और ग्राउंड्स के साथ आप रिएक्शन प्रोटोकॉल जमा करते हैं। तो पहली बात तो ये मिथ क्लियर करनी थी। फिर एक और चीज़ विजिट वीज़े पे लोग बोलते हैं, अक्सर मुझे कॉल आते हैं कि जी और एक एक बड़ा कॉमन सवाल पूछा जाता है कि जी मुझे स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन बना के देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए?
तो देखिए, सबसे पहली बात है कि स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन एक ज़माने में ये मतलब सवाल ये होता है कि जी किस टाइप और किस तरह की हमें स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन बना के देनी चाहिए। बिकॉज़ ये हमें वहाँ से बोला जा रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के लगाएँ, अपने बैंक स्टेटमेंट्स लगाएँ और ये करें, वो करें। देखिए, पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ। पहले ज़माने में स्पॉन्सरशिप की बड़ी वैल्यू होती थी बिकॉज़ पहले ये कहा जाता था कि जी अगर कोई ब्लड रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो हम आपको राइट ऑफ अपील देंगे। तो लोग ढूँढते फिरते थे यूके के अंदर कि जी हमें कोई स्पॉन्सरशिप ब्लड रिलेटिव मिल जाए, ताकि अगर हमारी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है स्पॉन्सरशिप की बेसिस पे, हमें किसी ने अगर स्पॉन्सर किया तो फिर हम जाके अपील कर सकते हैं। अब ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर भी रहे हैं, तो सिर्फ आपने ये करना है कि या एक कवरिंग लेटर अच्छा-सा बना लें या किसी भी लॉ फर्म के अंदर जाएँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के दफ्तर में जाएँ, तो वो आपको एक डिक्लेरेशन टाइप करके दे देंगे जिसपे एंड पे एक मोहर लगी होगी एक लॉयर की तरफ से कि हाँ जी, मेरे आगे इन्होंने एक तरह से ओथ ली है कि जी ये सब कुछ फैक्ट्स एक्यूरेट है। अब डिक्लेरेशन के अंदर देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये है कि मेनली जो चीज़ें आपको उसके अंदर डालनी चाहिए वो है आपकी ऑफ कोर्स डिटेल्स और आपका उन एप्लीकेंट से रिलेशनशिप क्या है जिनको विजिट वीज़े पे आप यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ से जो स्पॉन्सरशिप देते हैं वो सिर्फ यही ज़िक्र करते हैं कि मैं इनवाइट कर रहा हूँ और मैं अकोमोडेशन इनको प्रोवाइड करके दूँगा। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें बोला गया है कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में ये बताओ कि आप पैसे भी देंगे ट्रिप के। देखिए, मेरा अगेन ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं विज़िट वीज़े पे और पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो फिर तो मुझे इस चीज़ की समझ आती है कि अगर आप पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं कि आप उनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब आप उनको सपोर्ट दें फाइनेंशियल, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ ना करें और उनको खुद अपने फाइनेंसेस दिखाने दें। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आई थिंक उनकी लाइन कट गई। मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि थोड़ा-सा बस आपको मेरे साथ पेशेंस शो करना पड़ेगा बिकॉज़ हम जिस तरीके से शो कर रहे हैं फ़ॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। जो मुझे पहले भी टीवी पे देखते रहे हैं, उस वक़्त मैं शो स्टूडियो पे करता था। अब हम लोग एक लाइव लिंक के थ्रू शो कर रहे हैं जिसमें मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ और हम स्टूडियो पे लिंक को डाइवर्ट कर रहे हैं और हम उस तरीके से शो कर रहे हैं। तो जो हमारा टेलीफ़ोन सिस्टम है थोड़ा डिफरेंट है। तो सिर्फ जो मुझे आपसे थोड़ी-सी आप समझ लें पेशेंस चाहिए होगा, वो यही चाहिए होगा कि अगर आप शो में कॉल करते हैं तो थोड़ा-सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मैं कॉल तो आपकी पिक कर लूँगा बट आपको उधर थोड़ा-सा बस पेशेंस दिखाना पड़ेगा मेरे साथ। अच्छा तो ये तो हमने बात कर ली विज़िट वीज़े की और स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन की। जहाँ तक बात है मैंने कॉल आ गई थी तो मेरे ख़्याल से एक और कॉलर को भी लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम तारिक साहब। जी, बिल्कुल, आप लाइव शो पे अपना सवाल पूछ लें और फिर आप टीवी पे जवाब सुन लें सर प्लीज़। जी जी सर। सर मैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। ठीक मेरा है। क्वेश्चन ये है कि मैं 5 माह पहले आया हूँ यूके में स्पाउस वीजे पे ना। जी, तो स्पाउस वीजे वीजे पे आने के बाद मेरी जो वाइफ के साथ हालात हैं वो अच्छे नहीं है ना, हमारा रिश्ता बिल्कुल एंड ही है समझे आप ना। जी, तो मेरी बात वो आगे मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, मुझे वीजा तो नहीं लगवा के देगी। जी। प्लस इसमें मेरे पास एक अच्छा चांस ये है कि मेरा 1.5 साल का बच्चा है ना, तो क्या मैं बच्चे की बेस पे अपना न्यू वीजा अप्लाई कर सकता हूँ? और उसके लिए मुझे थोड़ा-सा गाइड कर दें कि आगे प्रोसीजर क्या होगा मेरा, या अगर मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे बोलती है कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे डिपोर्ट करवा देगी या इस तरह का कुछ सीन हो सकता है? ये कहेंगे ओके मुझे। और आप कौन-सी कंट्री से हैं? मैं पाकिस्तान से आया हूँ। और बच्चा आपका ब्रिटिश है? जी, ब्रिटिश बोर्न है। ओके, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू आपके कॉल का। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी कॉमन चीज़ होती है कि जब आप किसी के भी डिपेंडेंट वीज़े पे आते हैं, तो कभी-कभी मैंने ऐसे कॉमन ये उन लोगों के लिए जिनके प्रॉब्लम्स हो जाती हैं रिलेशनशिप के अंदर कि उनको बहुत ज़्यादा दबाव मिलना शुरू हो जाता है फाइनेंशियल एंड इमोशनल, जिसमें उनको कभी-कभी इस बात पे भी ब्लैकमेल किया जाता है कि जी, हमें पता है आप हमारे डिपेंडेंट हैं, अगर हमने एक टेलीफ़ोन कर लिया तो होम ऑफ़िस आपका वीज़ा कैंसल कर देगा और ये ट्रू बात है। अगर आप स्पाउस वीज़े पे और आपका स्पाउस चाहे वो फीमेल है या मेल है, अगर होम ऑफिस को सिर्फ ये बता दे कि जी मैंने अब इनको स्पॉन्सर नहीं करना, तो होम ऑफिस आपको खत लिखता है कि जी 60 दिन में आप ये कंट्री छोड़ के चले जाएं, यानी कि आपका वीजा कटेल हो जाता है। हालांकि अभी आपकी डिवोर्स भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी होम ऑफिस आपका वीजा कटेल कर देता है अगर वो सिर्फ होम ऑफिस को ये बोल दें कि जी मैंने अब इनको स्पॉन्सर नहीं करना। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहले मैं एक बात बता दूं कि आपके पास इस वक्त आगे जाने के दो रास्ते हैं, क्योंकि आपका बच्चा भी है तो अब
अपने चाइल्ड के रूट पे भी जा सकते हैं। तो पहले मैं चाइल्ड रूट की थोड़ी-सी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर हम आपके दूसरे रास्ते के ऊपर आएँगे। मैंने क्यों बोला कि आपका बच्चा ब्रिटिश है या नहीं, बिकॉज़ इस मुल्क का कानून ये कहता है कि अगर आपकी पेरेंटल रिलेशनशिप है एक क्वालिफाइंग चाइल्ड के साथ, तो क्वालिफाइंग चाइल्ड हम बोलते हैं ऐसे बच्चे को जो 7 साल से इस मुल्क में रह रहा हो और अंडर 18 हो, या जो बच्चा ब्रिटिश सिटीज़न हो। तो कानून ये कहता है कि अगर आपकी पेरेंटल रिलेशनशिप है एक क्वालिफाइंग चाइल्ड से, तो आपको ये कंट्री छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये प्रूव हो जाए कि इट इज़ अनरीज़नेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। अब ज़ाहिर बात है, आपके जो चाइल्ड है वो माँ के साथ रह रहा है, इट विल बी अनरीज़नेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द मदर, तो चाइल्ड तो इधर रहेगा, तो वो कंडीशन मीट हो जाती है। तो एज़ लॉन्ग एज़ अगर आप ये कंडीशन मीट कर लें कि आप पैरेंटल राइट्स एक्सरसाइज़ कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, तो आप बच्चे की बेस के ऊपर अपना वीज़ा ले सकते हैं। अब पैरेंटल राइट के ऊपर थोड़ा-सा मसला आ जाता है, जब आपकी खफ़्की हो जाए अपनी वाइफ़ के साथ। अब उसमें क्या होता है कि नॉर्मली होम ऑफिस ये डिमांड करता है कि अगर आप सेपरेटेड हो गए हैं, तो हमें एक लेटर दे दें अपनी एक्स वाइफ, या अभी डिवोर्स नहीं भी हुई, जो भी आप उनको नाम देना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपकी पहले पार्टनर है, अगर डिवोर्स नहीं हुई तो आपकी वाइफ, डिवोर्स होगी तो एक्स वाइफ। आप उनसे हमें एक लेटर लेके दे दें जिसमें वो ये बोलें कि जी बिल्कुल वो चाहती हैं कि आप आके अपने बच्चे से मिलें। अब अक्सर ये होता है कि जब आपकी सेपरेशन होती है, कुछ केसेस में लेटर इस टाइप का मिल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में आपकी जो वाइफ हैं, अभी अगर डिवोर्स नहीं हुई तो, या डिवोर्स होगी तो एक्स वाइफ हैं, वो इस टाइप का लेटर नहीं देती। तो फिर आपके पास जो ऑप्शन होती है वो ये होती है कि आपको कोर्ट में जाके अप्लाई करना पड़ता है चाइल्ड कॉन्टैक्ट ऑर्डर, और वो फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन होती है। और अगर आपकी जो पार्टनर हैं वो उस एप्लीकेशन को पोज करें, तो नॉर्मली जजेस एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आपको इनडायरेक्ट एक्सेस राइट भी शुरू में बच्चों का देते हैं, जो नॉर्मली एक थर्ड पार्टी गिफ्ट गैस। तो वो डिपेंड करता है कि केस में वो क्या आप इल्जाम लगाएं कि क्यों आपसे आपके बच्चे को नहीं मिलने दे रही। लेकिन होम ऑफिस ये डिमांड करता है कि आया आपके पास रिटन एविडेंस हो आपकी पार्टनर की तरफ से कि आप बच्चे को मिल सकते हैं, अगर आप सेपरेटेड हो गए या डिवोर्स हो गए, या फिर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर हो चाइल्ड कॉन्टैक्ट का। तो कहने का मतलब है कि एक ऑप्शन तो आपके पास है कि आप बच्चे की बेस के ऊपर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इस कॉन्टैक्ट वाली चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि बायोलॉजिकल फादर तो आप ऑलरेडी हैं। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है डोमेस्टिक वायलेंस का। कुछ लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं अक्सर जब लोगों से बात करता हूँ कि जी डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है अगर मुझे कोई फिजिकल हार्म हो, यानी कि मुझे कोई फिजिकल चोट हो, लेकिन जो इमोशनल आपको अब्यूज मिलता है, साइकोलॉजिकल अब्यूज मिलता है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का भी रूट आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन वो डिपेंड करता है, आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के दफ्तर में जाना है, उनसे बातचीत करनी है, और वो फिर आपसे बातचीत करके आपको बताएँगे कि आया आपका डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है या नहीं बनता। अलबत्ता मैं एक बार डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बिल्कुल लोगों को अर्ज़ कर दूँ कि प्लीज़ अगर आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के दफ्तर में जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस डिस्कस करने, उनको बोलें मुझे होम ऑफिस का टेबल दिखाएँ, बिकॉज़ होम ऑफिस ने बड़ा क्लियर टेबल दिया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कि जी इन-इन चीज़ों को हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस समझते हैं, यानी कि आराम से वीज़ा दे देंगे। इन-इन चीज़ों को हम मॉडरेट एविडेंस समझते हैं कि थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इन-इन चीज़ों को हम वीक एविडेंस समझते हैं। यानी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस देंगे तो वीज़ा इज़ देयर, मॉडरेट एविडेंस देंगे तो मैं ये नहीं कहता वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग चांस है वीज़ा मिलने का। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ होता हूँ जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं उनके रिफ्यूज़ल देता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के, तो उनको इस टेबल का पता ही नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप सोच रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन डालने का, तो होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके जो टेबल उन्होंने दिया हुआ है एविडेंस का, जिसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस, मॉडरेट एविडेंस और वीक एविडेंस का ज़िक्र किया हुआ है, प्लीज़ आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है। तो कहने का मतलब है आपके पास ये 2 रूट है, एक डोमेस्टिक वायलेंस और एक आप बच्चे की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे की बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो या 5 ईयर रूट पे जाएँगे या 10 ईयर रूट पे जाएँगे, डिपेंडिंग ऑन आप कौन-से रूट की एप्लीकेशन डालते हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस अप्लाई करेंगे तो आपको इंडेफिनिट मिलता है। हम अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वालेकुम बैकअप अस्सलाम। से बात कर रहा हूँ। जी, जी। मैंने आपसे पूछना था, मेरी एक बेटी है, वो पैदा हुई थी नवंबर 2012 में। जी। तो अभी वो नवंबर 22 में वो हो जाएगी 10 साल की, तो हमने उसका पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? ऑलराइट। थैंक यू जी, आपकी बड़ी मेहरबानी कॉल की। देखें, पहली तो बात है आप डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। पासपोर्ट सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो बाय बर्थ ब्रिटिश हों।
अगर आपकी बच्ची इस मुल्क में पैदा हुई है और उसने अपने पूरे 10 साल इस मुल्क में कर लिए और आप वो 10 ईयर की बेस पे उसकी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो पहले पासपोर्ट अप्लाई नहीं होगा, पहले एक एप्लीकेशन होगी जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन करना, यानी कि टू रजिस्टर अ चाइल्ड एज अ ब्रिटिश सिटीजन। तो पहले रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होगी, वो एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो उसके साथ ही वो एक सर्टिफिकेट आपको इशू करके होम ऑफिस दे देगा कि जी ये आपका चाइल्ड आप एक ब्रिटिश सिटीजन है। वो सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाएगा तो फिर आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। जो 10 ईयर की बेस पे रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होती है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि होम ऑफिस ने अब उस पर फी वेवर भी देना शुरू कर दिया, यानी कि अगर आप वो 1100 समथिंग पाउंड उसकी फीस है, अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फी वेवर डाल सकते हैं, जो अक्सर लोगों का फी वेवर का अच्छी तरह पता है क्योंकि FLR FP एप्लीकेशंस पे काफी लोग फी वेवर अप्लाई करते हैं और वो बड़े यूज्ड टू हैं इस चीज के। तो वही फी वेवर उन्होंने रोल ओवर कर दिया है उसके भी ऊपर नेशनल ये जो सॉरी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशंस होती हैं बच्चों की, चाहे वो स्टेटलेस हैं, चाहे ये जो बाकी प्रोविजंस हैं बच्चे को रजिस्टर करने की। तो फिर एक समरी में कहने का मेरा मतलब है कि डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई नहीं होगा। स्टेप 1 इज रजिस्ट्रेशन जिसकी फीस है, लेकिन आप फी वेवर भी मांग सकते हैं। एंड स्टेप 2 जब वो आपको सर्टिफिकेट अप्रूवल का दे देते हैं, साथ ही आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि जी बच्चा इज नाउ ब्रिटिश सिटीजन, फिर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि शो का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर आप कॉल करते हैं बिल्कुल करें, थोड़ा क्यू में चले जाएंगे क्योंकि कॉल रेले होके मेरे पास आती है, मैं स्टूडियो के अंदर नहीं हूं, तो सिर्फ आपसे थोड़ा पेशेंस की जरूरत ही होगी कि शायद आपको थोड़ी देर कॉल करता रहना पड़े। तो अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम तारिक भाई। जी बिल्कुल, फरमाएं। तारिक भाई, मुझे अपने बेटे के मुतालिक पूछना था। जी 2009 में वो हमारे साथ आया था जब वो सिर्फ 3 साल का था। अभी वो 16 का है। हम लोगों को 10 ईयर रूट पे उन लोगों ने डाल दिया है। FLR FP एक्सटेंशन हमारी लास्ट ईयर से गई हुई, अभी तक कोई जवाब नहीं आया जी। लेकिन इस दौरान जो है ये न्यू रूल जो आया है कि जो बच्चे यहाँ इतने अरसे से रह रहे, क्या वो उसमें क्वालिफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली? क्योंकि लास्ट ईयर हमने FLR FP फी वेवर डाली थी, तो क्या अभी दोबारा जब हमारा एक्सटेंशन लग के आएगा फिर दोबारा हमें बच्चे के लिए डालना पड़ेगा, या वो लोग देखेंगे और ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो क्वालिफाई तो हो रहा है? ठीक है। मैं जो अभी जवाब देने लगा हूं बहुत गौर से सुनिएगा टीवी के ऊपर प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू मैम। ऑलराइट, थैंक यू सो थैंक मच। यू। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं कि होम ऑफिस ने एक पॉलिसी निकाली थी जिसको कह रहे थे अर्ली सेटलमेंट फॉर यंग अडल्ट्स। यंग अडल्ट्स होम ऑफिस बोलता है फ्रॉम 18 टू 25 के बीच में जो लोग हैं, और इसके ऊपर मैं एक अलग से सोशल मीडिया पे वीडियो भी बना चुका हूं, वो अगर आप चेक करें हमारे चैनल पे इमिग्रेशन विद तारिक तो आपको वीडियो नजर भी आ जाएगी। तो इन समरी होम ऑफिस ने पॉलिसी ये निकाली कि अगर आप FLR FP एप्लीकेशन डाल रहे हैं और ये जो हमने 4 कंडीशंस लगाई हुई है अर्ली सेटलमेंट की, अगर यंग अडल्ट आपकी फैमिली में कोई आपका डिपेंडेंट है यंग अडल्ट और वो इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, तो हमें एप्लीकेशन अगर आपके अंदर ही मेंशन कर दें या बाद में हमें अपडेट कर दें। तो अक्सर मैं लोगों को ये कह रहा था कि जिन्होंने ये एप्लीकेशन डाली हुई है, अगर एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका कोई यंग एडल्ट है आपकी एप्लीकेशन में डिपेंडेंट के तौर पे, एप्लीकेशन जिनकी आपने डाली हुई है जो ये पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, जिनकी एप्लीकेशन डाली यंग एडल्ट की जो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो कवरिंग लेटर में मेंशन करें FLR FP एप्लीकेशन के अंदर ही कि जी ये अर्ली सेटलमेंट पॉलिसी को मीट करते हैं, इनको अर्ली सेटलमेंट मिलनी चाहिए। अगर किसी ने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दी है और ये ऐलान आया पॉलिसी का, तो उनको ये चाहिए कि होम ऑफिस को एक एडेंडम ईमेल लिखें और बोलें कि जी आप जब भी एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की, तो मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ डिपेंडिंग के यंग एडल्ट ने एप्लीकेशन एज डिपेंडेंट डाली है या एज इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन डाली है। ज्यादातर लोग डिपेंडेंट के तौर पे पेरेंट्स के साथ एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं कि जी प्लीज मुझे अर्ली सेटलमेंट के तहत वीजा दिया जाए। ये मैं क्यों इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, क्योंकि जिसने एप्लीकेशन डाली पॉलिसी उस वक्त एग्जिस्टेंस में थी। अब ये हुआ है कि 20 जून के बाद वो पॉलिसी लॉ बन गई है। तो उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, उसमें भी मैं एक सोशल मीडिया पे आई थिंक मैंने वीडियो लॉन्च की हुई कि उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ गया कि अब वो फीस मांग रहे हैं। यानी कि 20 जून के बाद जो भी अर्ली सेटलमेंट एप्लीकेशन डालेगा उसको सेटलमेंट की
फीस देनी होगी। जबकि पहले क्या था कि आप FLRFP के अंदर जो एक्सटेंशन एप्लीकेशंस कर रहे हैं, उसके अंदर ही आप बोल देते थे कि जी मुझे अर्ली सेटलमेंट के अंदर इंडेफिनिट दे दें। FLRFP पे फी वेवर था, लेकिन अभी मैंने अपने शो पे भी पहले जो लॉन्च किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने जिक्र किया है कि जो नई एप्लीकेशन 20 जून से आ रही है, अभी तक तो लग रहा है कि उसमें फी वेवर नहीं है। अगर कल फी वेवर की कोई गाइडेंस अपडेट होती है और वो कहते हैं हम उसमें भी फी वेवर देंगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त 20 जून के बाद जो लोग अर्ली सेटलमेंट एप्लीकेशंस डालेंगे, उनको फी वेवर अवेलेबल नहीं होगा। तो जहां तक आपकी बात आती है, आपको ये करना चाहिए कि अगर अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं दिया, आप अर्जेंटली उनको एक एडेंडम ईमेल भेजें और बोलें कि जी मेरा बेटा क्वालिफाई करता है आप की पॉलिसी की बेसिस पे, तो प्लीज मेहरबानी करके आप उसको सेटलमेंट वीजा दें अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। एंड आई एम होपिंग कि जो होम ऑफिस है वो आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से कंसिडर करेगा और वो आपके बच्चे को इंडेफिनिट दे देगा FLRFP के ऊपर। लेकिन अगर होम ऑफिस वो डिस्क्रेशन अप्लाई नहीं करता, तो फिर आपके पास ऑफ कोर्स आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि जब एक दफा आपको वीजा मिल जाए, तो फिर आप अलग से अपने बच्चे की एप्लीकेशन डालें 20 जून के बाद जो नया वीजा फॉर्म है उसके ऊपर। लेकिन मैं एक बात, सॉरी मैं सिर्फ चेक कर रहा था क्योंकि मुझे बोला जा रहा है कि, क्योंकि मैं अपने फोन पे भी आपकी कॉल्स ले रहा हूँ, मुझे बोला जा रहा है इरफान है जो बड़ा हमारी हेल्प कर रहे हैं शो के अंदर, हमारा सारा सेटअप कर रहे हैं, तो इरफान ने मुझे अभी बोला है कि तारिक भैया प्लीज ब्रेक ले लें। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम ब्रेक पे जाने लगे हैं। थैंक यू सो मच जो आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करें, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बिल्कुल कॉल करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अभी हम लोग एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आके कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करें। विद तारिक शो का फॉर्मेट मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो पे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। हमारा ये जो लाइव शो का सिलसिला ये एवरी थर्सडे हुआ करेगा 6 to 7, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेगुलरली शो को देखेंगे, ना सिर्फ देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा एम यही है कि हम जितने ज्यादा लोगों को इस शो से इंफॉर्मेशन दे सकें, वो हमारी कोशिश होती है। कॉल्स जिस तरह आती जाएंगी मैं लेता रहूंगा, सिर्फ आपसे पेशेंस ये चाहिए कि सिस्टम ये है कि हमारे स्टूडियो में इरफान हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो आप जब कॉल करेंगे तो थोड़ा पेशेंस आपसे चाहिए, बिकॉज फिर कॉल डाइवर्ट होकर मेरे पास आएगी और मैं फिर आपकी कॉल सुन के आपको जवाब दे दूंगा। तो थोड़ा सा आपको बस वहाँ हेल्प की जरूरत, मतलब थोड़ा पेशेंस की जरूरत है कि जब आप कॉल करते हैं स्टूडियो के अंदर। मैंने जिस तरह बीच में, क्योंकि हमारा शो अभी नया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इतनी ज्यादा कॉलें जिस तरह आ रही है मैं ले रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे थोड़ा बीच में टाइम मिल रहा है तो मैं बाकी चीजों से भी लोगों को अपडेट कर रहा हूँ जो मेरी नजर में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं। तो जिस तरह मैंने विजिट वीजेस के बारे में जिक्र कर दिया, कि स्पॉन्सरशिप के बारे में मैंने जिक्र किया कि क्या चीज एक्सपेक्टेड है, विजिट वीजे को आगे लेके चलते हैं, बिकॉज एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पूछी जाती है विजिट वीजे के ऊपर। अगर कोई कॉल आई तो मैं उस पर भी चला जाऊंगा कि जी बड़ा कॉमन एक सवाल मुझसे पूछा जाता है कि जी कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, मुझे बताएं जी कितना पैसा बैंक में होना चाहिए तो विजिट वीजा मिल जाएगा। कोई इसका फॉर्मूला नहीं है। जो मेन चीज है वो ये है कि जब आपने 6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है, तो आपने होम ऑफिस को एज एन एप्लीकेंट विजिट वीजे की बात कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करना है कि आपकी इनकम किस तरह आ रही है और किस तरह जा रही है। अगर आप खुद नहीं कमाते, कोई थर्ड पार्टी आपको पैसे दे रही है क्योंकि आप एल्डरली हैं, तो उसकी सारी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है या अगर आप बिजनेस करते हैं और आप साथ साथ नौकरी करते हैं, तो आपको एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करना होम ऑफिस को। मैं रिसेंटली भी किसी की स्टेटमेंट देख रहा था, दे वर बिजनेसमैन, लेकिन इतनी ज्यादा बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही थी कि बहुत मुश्किल था ये देखना कि जी बिजनेस कौन सी और पर्सनल कौन सी है। तो फिर मैंने उनको यही बोला कि एक एक ट्रांजैक्शन को कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन करें कि पैसा कहाँ से है। अगर बिजनेस का है तो बिजनेस एक्सपेंडिचर था और इधर जगह ये पैसा लगा है, तभी देखें जी एकदम ये पैसा निकल भी गया है। बिकॉज अक्सर लोगों की हम जब बैंक स्टेटमेंट देखते हैं पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में, तो बहुत ज्यादा पैसे आ रहे होते हैं और उसी तरीके से मंथली बेसिस पे पैसे जा रहे होते हैं। बिकॉज ज्यादातर लोग जो नौकरी भी करते हैं साइड पे कोई ना कोई बिजनेस उन्होंने रखा होता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है उन मुल्कों में कि सिर्फ नौकरी से अक्सर लोगों का गुजारा नहीं होता, या उन्होंने रेंटल इनकम उनकी आ रही होती है या कोई और बिजनेस एक्टिविटी होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप उनको एक्सप्लेन करें अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट के अंदर कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है। और फिर साथ अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि जी देखिए मेरी और फैमिली सर्कमस्टेंसेस के बारे में भी एक्सप्लेन करें एज़ एन एप्लीकेंट कि जी मेरे पेरेंट्स इधर हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं, एल्डरली आप देखभाल उनकी करते हैं या एक बड़ा लार्ज नेटवर्क ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं आपके, तो आप उसके बारे में ज़िक्र करें। स्पेशली जो लोग बच्चों को लेके आ रहे होते हैं, उनको ये भी ज़िक्र करना चाहिए कि जी कितने ज़्यादा आपके बच्चे अटैच हैं उस जॉइंट फैमिली सिस्टम से। अगर ज़्यादातर लोग जो बच्चों को लेके आ रहे होते हैं, पीछे छोड़ के आ रहे होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, और यही बच्चे बहुत ज़्यादा आप समझ लें इमोशनली इंटैक्ट होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जी हमने वहाँ जाके रहना नहीं है, वी विल कम बैक बिकॉज़ मेरे बच्चे आर गोइंग टू प्राइवेट स्कूल। ज़्यादातर लोग आपको पता है मुल्कों में लोगों के प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते हैं, क्योंकि पब्लिक स्कूल में बहुत कम जाते हैं। अगर स्कूल में भी जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो उनका एक बड़ा एक लार्ज सोशल नेटवर्क है, तो मैं सिर्फ छुट्टियों पे ही जा रहा हूँ एंड आई विल कम बैक बिकॉज़ मेरे एक बड़े स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज़ हैं बैक होम, और चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, तो ये चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको ज़िक्र कर दिया विज़िट वीज़े के बारे में। अब हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं और मैं बात को लेके जाता हूँ जो एक और बड़ा कॉमन टॉपिक है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, और वो टॉपिक है होम ऑफिस जो डिले कर रहा है आजकल एप्लीकेशंस को, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? तो पहले मैं आपको ऑप्शंस रन डाउन करके बता देता हूँ अगर आपकी होम ऑफिस की एप्लीकेशंस डिले हैं, और उसके बाद उस पे थोड़ा-सा ज़िक्र भी मैं कर देता हूँ। देखिए, पहली तो बात ये है कि किसी को भी नहीं पता था जो कुछ अर्सा पहले एप्लीकेशंस डाल रहे थे कि जी होम ऑफिस के साथ ये हो जाएगा कि यूक्रेन का इशू आ जाएगा, रवांडा का इशू आ जाएगा और काफ़ी इश्यूज़ आ जाएँगे, जिससे ये किकबैक हो जाएगा, पुशबैक हो जाएगा एप्लीकेशंस का सिलसिला। और ये बिल्कुल सही बात है कि आप होम ऑफिस जो एप्लीकेशंस आप करते हैं, वेटिंग पीरियड कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 8 मंथ्स टू 14 मंथ्स, लिटरली ये सिनेरियो है इस वक्त। तो अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो प्लीज अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करें, और अगर आपने अर्जेंटली ट्रैवल करना है और आपका वीजा एक्सपायर होने लगा है, फिर आपको सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा प्रीमियम सर्विस। ऑल्दो वो बड़ी एक्सपेंसिव सर्विस है मेरी नजर में, लेकिन जारी बात है अगर आपने हर हाल में जाना है तो फिर आपको प्रीमियम सर्विस करनी है। लेकिन क्वाइट ऑनेस्टली ये एक आप समझ लें डिसएडवांटेज है इन मुल्कों में रहने का एज अ माइग्रेंट, अगर आपके पास यहाँ की नेशनैलिटी नहीं है, कि आपको वक्तन फ़क्तन इस टाइप के हर्डल्स में आप पढ़ सकते हैं कि जिसमें आपकी एक्सटेंशन का वक्त है और 1 साल से आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। अक्सर लोगों के पीछे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें फैमिली में हो रही होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू योर वीज़ा कंडीशन आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इट्स अ कॉमन थिंग एंड दिस इज़ द प्राइस यू पे बीइंग अ माइग्रेंट इन दिस कंट्री। तो पहले तो मैं इसलिए दिलासा देना चाह रहा था लोगों को कि घबराएं नहीं। लेकिन आपके पास ऑप्शंस क्या है? नंबर 1 तो ऑप्शन ये है कि आप होम ऑफिस को एक एडेंडम ईमेल खुद कर दें। बहुत सारी हम लोगों ने भी ईमेलें की हैं होम ऑफिस को एज़ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन होम ऑफिस का एक बड़ा स्टैंडर्ड सा जवाब होता है कि जी हमारे कोविड की वजह से बड़े हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ गए और हमारे पास स्टाफ कम है, जिसकी कमी की वजह से हम कंसिडर कर रहे हैं आपका केस। या कभी-कभी वो ये ईमेल कर देते हैं कि जी बड़ा आपका ह्यूमन राइट एप्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स केस है, तो टाइम लगेगा। उसका ये मतलब नहीं जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स केस है, बट दिस इज़ एक जेनेरिक ईमेल है जो होम ऑफिस बना के सारों को दे रहा है। अगर 1-2 को सिर्फ देता तो मैं कह सकता था कि जेनेरिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये टिपिकल ईमेल आ रही है, तो इसका मतलब है इट्स अ जेनेरिक ईमेल। इट्स नॉट बेस्ड ऑन, आप घबराएं नहीं कि जी मेरा केस इतना मुश्किल ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो गया, मैंने तो एक्सटेंशन एप्लीकेशन की थी। तो इट्स जस्ट अ जेनेरिक ईमेल। तो आप होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर किसी मुझे कुछ लोग मिलते हैं कहते हैं तारिक भाई हमने तो किया तो एकदम वीजा आ गया, तो वो विद ड्यू रिस्पेक्ट एक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बस टाइमिंग अच्छी होगी कि वैसे ही आपका वीजा आने लगा था, आपने साथ ईमेल की तो वो भी पहुंच गया। तो एक तो ये सिचुएशन है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप अपने एमपी को राब्ता कर सकते हैं। फाइंड माई एमपी एक गूगल पे वेबसाइट है, उस पर जाएं, अपना आप डालें पोस्ट कोड, तो एमपी की डिटेल्स आ जाएंगी और एमपी का ईमेल आ जाएगा, और आप उसको राब्ता करके कह सकते हैं कि जी मेरी एप्लीकेशन काफ़ी अरसे से होम ऑफिस में डिलेड है और होम ऑफिस मुझे जवाब नहीं दे रहा। तो एमपी फिर आपके बिहाफ होम ऑफिस को खत लिखेगा या ईमेल करेगा। मोस्ट लाइकली एमपीज ईमेल करते हैं, और होम ऑफिस का एक एमपी लेजर डिपार्टमेंट है जो हर हाल में एमपी को जवाब देता है। लेकिन देखने में अगेन आया विद ड्यू रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस से मैंने नोट किया कि कुछ एमपीज को समझ आ गया कि होम ऑफिस बहुत टाइम लगा रहा है, तो वो अब आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर रहे। कुछ एमपीज अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ एमपीज कहते हैं कि नहीं जी हमें पता है कि होम ऑफिस बहुत टाइम लगा रहा है, सॉरी वी कैन नॉट असिस्ट यू, लेकिन यू कैन ऑलवेज ट्राई। तो ये तो ऑप्शन नंबर 2 हो गई।
ऑप्शन नंबर 3, जिस तरह आप देखें हम थोड़ा म्यार ऊपर बढ़ा रहे हैं, सीरियस से सीरियस हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास ये है कि आप होम ऑफिस के खिलाफ कंप्लेंट करें। वो एक ऑफिशियल कंप्लेंट होती है। इट्स नॉट कि जी मैंने ईमेल कर दी कंप्लेंट करने की। वो एक फॉर्म होता है, होम ऑफिस का स्पेशल ईमेल है कंप्लेंट की। प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके होम ऑफिस को कंप्लेंट करते हैं कि जी मेरा अभी तक वीज़ा नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आप फिर कंप्लेन कर देते हैं। फिर होम ऑफिस उस कंप्लेन के ऊपर आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर जवाब देता है, बिकॉज एक गवर्नमेंट अदारा है, उनको एक सर्टेन पॉलिसी को फॉलो करना है। वो जवाब से अगर आप मुतमईन नहीं है तो आप कंप्लेंट को एक और लेवल पे ले जा सकते हैं, जो आपकी एमपी अम्बन्समन है, जो आपकी कंप्लेंट को फिर कंसिडर करेगी। तो वो जरा फिर ऑफिशियल चैनल्स में चले जाते हैं और आप ऑफिशियली फिर होम ऑफिस के खिलाफ एक इशू रेज करते हैं। आखिरी ऑप्शन टेक्निकली है प्री एक्शन प्रोटोकॉल की या जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन की, जिसमें आप होम ऑफिस को ये धमकी दे रहे हैं कि जी अगर आपने मेरी एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं लिया तो मैं जुडिशियल रिव्यू में आपके खिलाफ इंजंक्शन डाल दूंगा। इट्स नॉट अ चीप प्रोसेस। प्री एक्शन प्रोटोकॉल, मुझे नहीं पता आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी क्या कॉस्ट लेते हैं, बट इट इज नॉट वेरी कॉस्टली, बट इसमें कॉस्ट एलिमेंट आ जाता है। और देखने में आया है कि जो होम ऑफिस के पास जवाज है आपकी एप्लीकेशन को टाइमली मैनर पे ना करने का, वो टेक्निकली रीजनेबल है, क्योंकि जारी बात है हालात ऐसे हो गए होम ऑफिस के अनप्रेसिडेंटेड उनके पास बर्डन है, और उनका व्यू ये है कि जी इस बर्डन की वजह से हम आपकी एप्लीकेशन टाइमली मैनर पे नहीं कर सकते। अगेन देयर आर सर्टेन जजेस जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। इसी की एक और बात मैं अब आगे लेके चलता हूँ। ये मैं क्योंकि अपने जब खुद भी शो कर रहा होता हूँ ये बातें होती हैं, लेकिन क्योंकि मैं इस चैनल पे आज पहली दफ़ा शो कर रहा हूँ तो मैं इन बातों को कुछ लोगों के लिए रिपीट होंगी, लेकिन आई होप कुछ लोगों को ये बड़ी फ़ायदेमंद भी लगे। एक टिपिकल चीज़ मुझे बोली जाती है, तारिक भाई एम्प्लॉयर हमें बहुत तंग कर रहा है। एम्प्लॉयर को हम बोल रहे हैं कि जी हमें हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो या एम्प्लॉयर हमें जॉब में टाइम नहीं दे रहा, वर्कशीट नहीं दे रहा, या बार बार कह रहा है कि जी लेटर हमें दो, और इस टाइप का लेटर जो कि जिसमें ये बोला जाए कि जी आपके पास राइट टू वर्क है। तो पहले तो बात ये ना मैं ये पहले भी बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ, इट्स वेरी सैड कि एम्प्लॉयर्स एजुकेट नहीं उन्होंने अपने आप को किया होम ऑफिस के कवानीन के बारे में। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज मेरी नज़र में आम एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहा, मैं पीएलसीज की भी बात कर रहा हूँ जो अपने स्टाफ को इस तरह की बातें बोलते हैं। आई होप कि वो अपने आप को एजुकेट करें, अपने पीआर या एचआर डिपार्टमेंट को होम ऑफिस की जो गाइडलाइन है वो समझाएं और दिखाएं। बिकॉज अब होम ऑफिस ये कहता है कि आपको इस टाइप के लेटर की जरूरत नहीं है, कि जो पहले होता था कि जी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है एप्लीकेंट के, वो लेटर देते थे कि हाँ जी एप्लीकेशन डाल गई है, 3C में ये कवर होता है। नहीं, अब होम ऑफिस ने कहा है कि आपने हमसे डायरेक्टली पूछना है कि इनको काम की इजाजत है या नहीं, जिसे एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस बोलते हैं। तो आपने जब एप्लीकेशन डाली होती है तो आपको एक यूएएन नंबर मिलता है, जो यूएएन नंबर आपने अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को देना है या करंट एम्प्लॉयर को देना है, और वो होम ऑफिस से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका राइट टू वर्क है या नहीं। इसमें एक टेक्निकल बात मैं ये बताता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं एक्सपीरियंस है थोड़ा, मुझे लोग कहते हैं तारिक भाई जो हमारा करंट एम्प्लॉयर है वो तो चले हमने उसको दे दिया, हो गया, लेकिन हम जॉब चेंज करना चाहते हैं, लेकिन जो नया एम्प्लॉयर है वो कहते हैं जी मुझे राइट टू वर्क तुम ला के दो। तो वो एक इशू आ जाता है, बिकॉज राइट टू वर्क आपके पास प्रीवियस एम्प्लॉयर का होता है और नए एम्प्लॉयर ने राइट टू वर्क क्लेम करना होता है। तो वो एक आपके लिए इशू है, क्योंकि आपको नए एम्प्लॉयर को समझाना पड़ता है कि जी देखें राइट टू वर्क मैं क्रिएट नहीं कर सकता, वो आपने खुद लेना है, बिकॉज वो आपको मिलना है राइट टू वर्क का लेटर। बिकॉज अगर मैं क्रिएट करूंगा किसी को कह के भी और वो मैं आपको वर्क लेटर दूंगा भी, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, बिकॉज होम ऑफिस की गाइडलाइन बोलती है कि जिसने नौकरी पे रखा है उसने राइट टू वर्क चेक करना है। फिर अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं तारिक भाई राइट टू वर्क तो मैं समझ आ गया, लेकिन वो बार बार हमसे शेयर कोड मांग रहे हैं। यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयर है कहते हैं जी मुझे यूएन नंबर नहीं चाहिए, मुझे शेयर कोड चाहिए। अब उधर इशू ये आता है कि जिन लोगों ने आईडीवी ऐप यूज की, यानी कि जब आप एप्लीकेशन डालते हैं होम ऑफिस की, तो आपको पता है कि आप फिंगरप्रिंट्स फिर करते हैं, यानी कि जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरे, चाहे डायरेक्ट गुजरे या अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उन्होंने ये एप्लीकेशन डाली, उनको पता है कि जो एप्लीकेशन डाल जाती है तो फिर आपको फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं, जिसको हम बायोमेट्रिक बोलते हैं। बायोमेट्रिक आप एक अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, थर्ड पार्टी जिन्होंने फी वेवर लिया वो होम ऑफिस के दफ्तर में जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपॉइंटमेंट में अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं। सर्टेन केसेस में, जिस तरह यूरोपियन एप्लीकेशन जो हैं और सर्टेन लोग जो लीव टू रिमेन डालते हैं, होम ऑफिस खुद उनको ईमेल कर देता है कि हमने आइडेंटिफाई किया आपको
क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन हमारे पास सारी है, आपको फिंगरप्रिंट्स दोबारा देने की जरूरत नहीं, हमने हमारे सिस्टम ने आपको आइडेंटिफाई कर ली है। आप आईडीवी ऐप के थ्रू अपनी आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लोग आईडीवी ऐप के थ्रू अपनी आईडी को वेरीफाई करते हैं, वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो शेयर कोड प्रोड्यूस करके दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को। इन अदर वर्ड्स, हर कोई शेयर कोड नहीं दे सकता। मेजॉरिटी लोग जिनको मैं जानता हूं वो यूएएन नंबर ही दे सकते हैं, बिकॉज उनको आईडीवी ऐप की इन्विटेशन नहीं आई, बिकॉज आईडीवी ऐप की इन्विटेशन होम ऑफिस की तरफ से आती है। सवाए जो लोग यूरोपियन एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, बिकॉज यूरोपियन एप्लीकेशन डालने में आप आईडी जो यूरोपियन ऐप है उस पर वैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं अगर आपके पास ये रेगुलेशन 2016 का कार्ड है पुराना, और अगर आप तो तकरीबन हर एक के पास ईयू सेटलमेंट वाला कार्ड आ गया जिसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं, या जो यूरोपियन नेशनल है उनके पास चिप है पासपोर्ट के अंदर, तो वो अपने आईडीवी के थ्रू अपना वेरीफाई कर सकते हैं उस प्रोसेस को। और ज्यादातर लोग जो यूरोपियन और ऑलरेडी वीजा ले लिया बिकॉज आपको पता है ब्रेक्सिट हो गया। सो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो शेयर कोड है वो हर एक को नहीं मिलता, और ये चीजें आई थिंक एजुकेट करने वाली हैं एम्प्लॉयर्स को। तो एज एन एम्प्लॉय फिर आप उनको जाके सिर्फ ये बातें बता सकते हैं होम ऑफिस की वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट निकाल के कि देखें जी ये होम ऑफिस बोलता है कि शेयर कोड की ये सिचुएशन है, इसलिए मैं आपको शेयर कोड नहीं दे सकता या दे सकती बिकॉज मैंने दूसरे तरीके से एप्लीकेशन डाली है। और जहां तक बात आती है यूएन नंबर की, मैं आपको दे रहा हूँ यूएन नंबर एप्लीकेशन का, प्लीज आप वेरीफाई कर ले होम ऑफिस से राइट टू वर्क। तो ये चीज मैंने जिक्र करना था डिलेस के बारे में। और अब हम जिक्र करते हैं एक और टॉपिक भी मैंने साइड लिखा बिकॉज मुझे पता था आज हमारा पहला शो है, आई वाज़न्ट श्योर कि कितने लोग कॉल करेंगे क्या करेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है अगर कम लोग कॉल करें, मुझे भी थोड़ा मौका मिल गया कि मैं आपको सर्टन थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी बाकी चीजों के बारे में दे दूं। लेकिन उम्मीद ये मैं करता हूं कि जिस तरह हम यूज्ड टू हो जाएंगे कि एवरी थर्सडे हमारा शो हुआ करेगा फ्रॉम 6 to 7, तो आप भी यूज्ड टू हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला हमारी ज्यादा बात होगी लोगों से, बट दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं हम एक और चीज जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, वो है ज़ब्रानो के बारे में। लेट्स सी कि ज़ब्रानो के बारे में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये पूछा जाता है बड़ा कॉमन कि जी ज़ब्रानो की अभी भी मैं एप्लीकेशन डाल सकता हूं या नहीं डाल सकती हूँ, एक ही बात है। अभी तक तो होम ऑफिस ने ज़ब्रानो के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं निकाली, तो एज थिंग स्टैंड बिल्कुल आप ज़ब्रानो की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और ज़ब्रानो की एप्लीकेशन अगर होम ऑफिस रिफ्यूज करता है कि आपने बड़ी लेट डाली है, तो फिर आपके पास ग्राउंड्स हैं चैलेंज करने के, डिपेंडिंग ऑन कि होम ऑफिस क्या बोलता है। सो इन शॉर्ट आप ज़ब्रानो की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पहले इस तरह एप्लीकेशन डलती थी कि होम ऑफिस ने कहा हुआ था कि आप हमें कॉल करें, एक नंबर था, और उस पर फिर आपको स्पेसिफिकली आपके नाम के ऊपर एप्लीकेशन इशू करके देंगे। लेकिन जब से वो अपना केस हारे हैं कोर्ट के अंदर, होम ऑफिस ने कहा नहीं जी आप ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन खुद फिल करके जमा करा दें। तो अगर आप होम ऑफिस को, तो एप्लीकेशन हासिल करने के 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आप होम ऑफिस को अभी भी कॉल करें तो वो आपको एप्लीकेशन भेज देते हैं, लेकिन वो पुराने सिस्टम की तरह एप्लीकेशन नहीं आती कि मस्ट है कि एप्लीकेशन आप होम ऑफिस से लें। सेकंड है कि होम ऑफिस की वेबसाइट पे भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप वहां से उठा सकते हैं। थर्ड है मैंने कुछ अर्सा काफी अर्सा पहले जब ये केस लॉ आया था, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया था USSDR एप्लीकेशन का, यानी कि मैंने लोगों से कहा था कि अब आपको होम ऑफिस से स्पेसिफिकली एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और जिनको भी एप्लीकेशन की जरूरत है अगर तो ये लें जी, मैंने साथ लिंक दे दिया था। तो अगर आप वो वीडियो निकाल लें मेरे इमिग्रेशन विद तारिक पे, तो वो लिंक आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का, और आप वहां से भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस लिंक के थ्रू आप होम ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं। फिर मुझसे पूछा जाता है, आई थिंक ये कुछ अर्सा पहले किसी की कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे पूछा था कि तारिक भाई ज़ब्रानो का हमें ये बता दें कि 5 ईयर का चक्कर क्या है, कि हमें सेटलमेंट कब मिलेगी। तो देखिए जी सिंपल बात है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आप ज़ब्रानो कैरियर कब बने। तो अगर से कोई ज़ब्रानो एप्लीकेशन डालता है एज अ कैरियर और कहता है कि जी मेरा बच्चा ब्रिटिश है और उसकी उम्र 3 साल है, तो कहने का मतलब ऑल्दो उसको वीजा 5 साल का मिलेगा अगर एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, लेकिन जब उनके बच्चा 5 साल की एज का होगा वो सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़ब्रानो बच्चे की एज से शुरू होता है कि आप ज़ब्रानो कैरियर कब बने। इस बात से शुरू नहीं होता कि आपका ज़ब्रानो का वीजा कब इशू हुआ। इन अदर वर्ड्स, ऑल्दो अगर बच्चे की एज 3 है और वो 3 साल से ब्रिटिश है, वीजा आपको 5 साल का भी मिलेगा, लेकिन आप 2 साल बाद ही, यानी कि जब टोटल 5 साल आपके पूरे हो जाए ज़ब्रानो कैरियर, आप इंडेफिनिट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑल्दो आपको वीजा सिर्फ 2 साल पहले मिला,
तब मिला था टेक्निकली स्पीकिंग। तो ये मैं आई होप मैंने इसको ज़रा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना दिया, लेकिन ये एक अच्छी बात है ज़बरानो की। इनफैक्ट अगर जिनके बच्चे ओवर 5 हैं तो वो डायरेक्ट जब ज़बरानो की एप्लीकेशन डालते हैं तो वो डालते ही इंडेफिनिट की यानी कि सेटलमेंट की डालते हैं ज़बरानो कैरियर। अब अगर होम ऑफिस ना माने कि आप ज़बरानो कैरियर हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं अभी पीरियड की बात कर रहा हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो काफ़ी लोग इसलिए भी ज़बरानो पे जा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों की एज ओवर 5 है और वो सोच रहे हैं कि हम पे डायरेक्ट सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं ज़बरानो पे। ये बात होम ऑफिस ने ऑलरेडी बोल दी है कि जी अगर आप लोग ज़बरानो की एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो ह्यूमन राइट एप्लीकेशन को भी आप सेम टाइम चला सकते हैं। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ह्यूमन राइट एप्लीकेशन को बिल्कुल ना छोड़ें, उसको भी चलाते रहें और साथ साथ ज़बरानो भी अगर आप सोच रहे हैं डालने का तो बिल्कुल डालें। हाँ, अगर आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू डलवाना है तो वो कर लें, वरना आपकी मर्जी आप कैसे डालना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं अलबत्ता मुझे मिलते हैं, कहते हैं जी हमने ज़बरानो को ही कंटिन्यू रखना है, हमने प्राइवेट लाइफ फैमिली लाइफ के वीज़े को कंटिन्यू नहीं करना। तो सिर्फ ये बात है कि पता नहीं ज़बरानो का डिसीजन कब तक आए, काफ़ी अरसे से पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, अभी पॉलिसी बननी है, मे बी कानून में भी तब्दीली है, फिर होम ऑफिस वीज़ा देना शुरू करेगा। मैंने लोगों को काफ़ियों को बोला हुआ है कि अगर आपको ज़बरानो पे वीज़े मिलने शुरू हो जाएँ प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं सोशल मीडिया पे लोगों को भी बता सकूं कि जी ज़बरानो के ऊपर वीज़े मिलने शुरू हो गए। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है जी ज़बरानो की। अब हम आ जाते हैं और मैं कुछ अरसे बाद इस पे एक अलग वीडियो भी बना लूंगा, लेकिन ईटीएस अब वापस आ गया इशू के अंदर, और वो इसलिए वापस आ गया क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील ने ईटीएस के ऊपर एक नया डिसीजन दे दिया है जो कि अब कह सकते हैं कि टेक्निकली होम ऑफिस के हक में है। देखिए ईटीएस जो है, मैं बैकग्राउंड भी इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ईटीएस का नाम लो, टोएक का नाम लो, तो हर एक को पता है, बिकॉज ये इशू इतने लंबे अरसे से चल रहा है और बीबीसी के ऊपर भी इसके ऊपर एक वीडियो आ चुकी है, एक प्रोग्राम आ चुका है और यूट्यूब पे बेतहाशा इसके ऊपर शोज आ चुके हैं। सो व्हेन ऐसे शोज के डॉक्यूमेंट्रीज आ चुकी हैं कि जी ये फ्रॉड हो रहा था बड़े मैस लेवल पे कॉलेजेस की तरफ से, लोगों को क्रिमिनल कन्विक्शंस हो चुकी हैं कॉलेज के डायरेक्टर्स को, इसके ऊपर आई एम अवेयर ऑफ। तो इसकी मैं फिर बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा बिकॉज ईटीएस का हर एक को पता है कि टोइक का इशू है। मेन बात ये है कि अक्सर लोगों की अब इसमें जो 2-3 मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ ईटीएस के ऊपर। क्यों मैंने ईटीएस का भी जिक्र किया, क्योंकि अभी कोर्ट ऑफ अपील ने इसका डिसीजन दिया है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि होम ऑफिस वापस एक्टिव हो जाएगा ईटीएस केसेस के अंदर। पहले एक मिसकंसेप्शन लोगों को है कि जी अगर मैंने ईटीएस किया है तो मैं बिल्कुल, मुझे माफी है क्योंकि होम ऑफिस ने ये पॉलिसी निकाली है। तो अगर आप फ्रैंकली पॉलिसी को पढ़े होम ऑफिस की, तो उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने ईटीएस किया था लेकिन आपने किसी एप्लीकेशन के अंदर उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो जी हमारी तरफ से आपको बिल्कुल माफी है, हम आपको उस इशू के ऊपर नहीं उठाएंगे, आपको पिकअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने ईटीएस किसी एप्लीकेशन में डाला है तो हमें फिर इशू है उससे, और हम आपके ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं अगर हमें पता चले कि वो जो कॉलेज था वो रॉन्ग डूइंग के अंदर इन्वॉल्व था। तो इन अदर वर्ड्स, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को है कि जी ईटीएस के ऊपर ब्लैंकेट कवर है, ब्लैंकेट कवर नहीं है। सिर्फ उस सूरत में आपको माफी है अगर आपने ईटीएस किया, कॉलेज ने होम ऑफिस को बताया कि होम ऑफिस को पता चला जिस कॉलेज से आपने ईटीएस किया है वहाँ इश्यूज थे, इनवैलिड टेस्ट हो रहे थे, या कॉलेज को इश्यूज थे मैनेजमेंट को उस टेस्ट को लेने के अंदर जिस तरीके से हुए। होम ऑफिस ने कहा अगर हमें पता भी चल जाता है आप उनमें से एक थे, लेकिन अगर आपने उस ईटीएस टेस्ट सर्टिफिकेट को यूज नहीं किया अपनी किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो हम इस इशू को आपके खिलाफ नहीं उठाएंगे, लेकिन अदरवाइज हम उठाएंगे। तो पहले तो ये मैं पॉलिसी की क्लैरिफिकेशन दे दूं। फिर एक मिसकंसेप्शन है लोगों को ईटीएस के ऊपर, वो क्योंकि बात मैं करता हूं कि जी मैंने 2 और एप्लीकेशन उसके बाद डाली हैं, मुझे उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया, तो तीसरी में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि होम ऑफिस बिल्कुल कर सकता है अगर उनसे गलती होगी या उन्होंने इस बात को पिक नहीं किया कि आपका कॉलेज ईटीएस के फ्रॉड में इन्वॉल्व था, और आपने क्योंकि ईटीएस वहां से किया, उन्होंने पहली 2 एक्सटेंशन एप्लीकेशन में नहीं पिक किया, तो होम ऑफिस बिल्कुल तीसरी या चौथी एप्लीकेशन पे उस बात को पिक कर सकता है। यहां तक मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें सेटलमेंट तक इंसान को मिल गया, लेकिन जब उसने नेशनैलिटी की एप्लीकेशन डाली है तो ईटीएस का इशू रेज हो गया, और बंदा भी परेशान कि जी मैं तो गुड कैरेक्टर इंडेफिनिट पे भी मेरा चेक होना चाहिए था, उन्होंने उस वक्त दे दिया, तो अब क्यों ये मुझे नेशनैलिटी के वक्त ईटीएस के इशू को रेज कर रहे हैं? इन शॉर्ट, होम ऑफिस बिल्कुल कर सकता है, और जब वो इस इशू को रेज करता है तो फिर आपको उसको एड्रेस करना है।
सो इन अदर वर्ड्स एड्रेस करने का मतलब ये होता है कि आपने जो लीगल टर्म उसकी यूज हुई है कोर्ट ऑफ अपील के अंदर वो है कि आपने अपनी इनोसेंट एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्यों आप उस रॉन्ग डूइंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। कि अगर आपने टेस्ट दे दिया और आपने खुद टेस्ट दिया, अब सेंटर ने क्या किया वो आप कहते हो कि जी वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने आगे जाके क्या हरकत की है मेरी रिकॉर्डिंग के साथ, लेकिन मैंने टेस्ट दिया है, ये टेस्ट सेंटर में सिचुएशन थी, इतने दिनों का टेस्ट था, ये इस टाइप के सवाल थे, और मेरी इंग्लिश उस अभी नहीं उस जमाने में मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी कि मुझे चीट करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक इनोसेंट एक्सप्लेनेशन होती है, उसकी बेसिस पे फिर होम ऑफिस आपकी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। एक और बात मैं जिक्र इसी के साथ कर दूं, वो ये कर दूं कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी अगर मैं टोइक मेरे खिलाफ टोइक का डिसीजन लिया गया था और मेरे साथ गलत बात हुई थी तो मेरे पास ऑप्शन क्या है। तो वो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप होम ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन करके उस डिसीजन को चैलेंज भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप होम ऑफिस को कह सकते हैं कि जी मेरी क्लॉक को रीसेट किया जाए। ये मैं किन की बातें कर रहा हूँ तो जब शुरू में और काफी केसेस अब इस वाले ये वाले बाय द वे खत्म हो गए हैं, लेकिन क्योंकि इक्का दुक्का केस अभी भी है और लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या था, क्योंकि जो समझते हैं टोइक किया जी वो वापस जा सकते हैं। तो हुआ ये था कि अगर होम पहले जमाने में होता था कि जब आप टोइक के केसेस आप पे इल्जाम लगता तो होम ऑफिस आपको राइट ऑफ अपील नहीं देता था और आप ओवरस्टे पे बन जाते थे। बाद में कोर्ट में केस आया, जज ने बोला कि जी अगर आप किसी को टोइक की वजह से कटेल करें आपको उनको राइट ऑफ अपील देना है। तो अक्सर लोग फिर होम ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन करते थे, मुझे भी इसका पता है, हमने भी काफी इस टाइप के किए केसेस कि जी मेरी क्लॉक को रीसेट करें और मुझे दोबारा टोइक का डिसीजन दें और मुझे राइट ऑफ अपील दें। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी टोइक के ऊपर कोर्ट में जाके केसेस को हार चुके हैं। क्योंकि कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी हमें सेकंड बाइट एट द चेरी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ जो क्लॉक रीसेट करने की बात है ये उनके लिए जिनको टोइक पे कभी भी चांस नहीं मिला अपील दायर करने का। सो दैट इज व्हाट इट इज फॉर। सो ये भी बात हमारी हो गई। हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया शो का। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक दो और टॉपिक मैं आपके लिए कवर कर दूं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बोला कि शो का फॉर्मेट ये है कि अगर आपको इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। कॉल करने के लिए जो नंबर है वो एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन है, बट आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि आज हमारा पहला शो है, बट आई एम होपिंग कि फॉलोइंग वीक्स में जब हम शो करें हमें ज्यादा से ज्यादा लोग इस शो के अंदर ज्वाइन करें। लेकिन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज मकसद ये है कि हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दें इमिग्रेशन के लिए जो आपके लिए फायदेमंद हो। तो इट डजंट मैटर कि आप कॉल इन कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप सुन रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो। तो बेसिकली जो ईटीएस का नया केस है उसमें जो मेन इशू हुआ है कोर्ट के अंदर, मैं उसको थोड़ा सा समरी में बता देता हूं कि हुआ ये था कि ईटीएस वालों ने होम ऑफिस को बोला था कि जी हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं कॉलेज की तरफ से, जिन वॉइस रिकॉर्डिंग से हमें पता चलता है कि एक शख्स ने मल्टीपल लोगों का टेस्ट दिया एक आवाज में। तो अगर आप भी उसमें आते थे, आपका टेस्ट होम ऑफिस ने कहा कि जी हमें शक है आपके ऊपर कि आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से ईटीएस का टेस्ट हासिल किया और फिर आपको उसके खिलाफ इनोसेंट एक्सप्लेनेशन देनी होती थी। एक कॉलर है, उसके भी कॉल ले लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी जी बिल्कुल, आप लाइव शो पे मुझसे बात कर रहे हैं, अपना सवाल पूछ लें और जवाब आप टीवी पे सुन लें प्लीज। अच्छा, मैं थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल ये है कि जी मेरा जो भाई है वो यूरोप में सेटल है, तो उसने अभी पाकिस्तान से अपनी उसकी वाइफ आई है 1 साल पहले, तो वो अभी वहां से जो है ना स्पेन में है, तो स्पेन से उसकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, तो वो वहां से अगर यूके में आ जाए, तो यहाँ अगर उसका बेबी बोर्न यूके में हो जाए तो उसके बाद वो अपने खाउंड को वहां से बुला सकती है या फिर सेटलमेंट हो सकती है इस तरह की। ओके, थैंक यू सो मच सर, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। ठीक है, मैं थैंक यू। सर देखें, अनफॉर्चुनेटली अब ब्रेक्सिट हो गया है, तो बेसिकली अगर आप कोई यूरोपियन नेशनल भी इस मुल्क में आता है तो वो वही वाले उस पर कानून अप्लाई होंगे जो एक किसी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी पे या इंडियन पे होते हैं, यानी कि उसको यहाँ आके फिर वर्क परमिट हासिल करना है या किसी हाईली स्किल्ड वीजा लेना है या उस तरीके का वीजा लेके स्टूडेंट वीजा लेने और इस तरह यहाँ रहना है।
एज सच अब वो पॉलिसीज खत्म हो गई। हाँ, विजिट पे कोई यूरोपियन आता है तो अभी भी उनकी एंट्री है कि आप 6 महीने के लिए आ सकते हैं विजिट के ऊपर, लेकिन बाकी सारा जो फ्री मूवमेंट थी वो दिसंबर के बाद खत्म हो गई है। यानी कि अगर उनकी वाइफ आई है एज अ डिपेंडेंट उनकी, वो इधर आके बच्चा भी कर लेती हैं यूके के अंदर, तो एज सच कोई सिलसिला नहीं है कि वो किसी को स्पॉन्सर कर सकें, बिकॉज वो खुद यहाँ टेम्परेरी वीजे पे होंगे। एक चीज मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि जी इस मुल्क में बच्चे की बेस पे पेरेंट्स को वीजा कितना अरसा जल्दी से जल्दी मिल सकता है। तो अभी तक तो कानून यही है कि जी अगर आपका क्वालिफाइंग चाइल्ड है तो आप एज अ पेरेंट उसकी बेसिस पे वीजा ले सकते हैं। और क्वालिफाइंग चाइल्ड या ब्रिटिश चाइल्ड होता है या जो बच्चा 7 साल से इधर रह ले। और ब्रिटिश बच्चा वही होता है जो या बाय बर्थ हो, और अगर बाय बर्थ नहीं तो थ्रू रजिस्ट्रेशन। और जो तीन मेन क्वालिफाइंग पीरियड है रजिस्ट्रेशन के, सॉरी 2 मेन पीरियड है रजिस्ट्रेशन के, वो 5 years जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटलेस, जिसपे अब नया कानून भी एक आ गया है, नेशनैलिटी बिल आया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक है 5 year की बेस पे जो स्टेटलेस होता है, और एक 10 year की बेस पे जो यहाँ रेजिडेंशियल पीरियड पूरा कर ले, लेकिन पैदा होना इधर जरूरी है उस बच्चे का जो 10 year रूट पे है। और अगर 10 की एज पे जाके अगर वो यहाँ रहा है 10 साल कंटिन्यूसली, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीजन। उसके अलावा एक और तरह के बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो इस मुल्क में पैदा हो, लेकिन उस वक्त उनके मदर या फादर में से किसी के पास इंडेफिनेट ना हो, लेकिन बाद में उनके पेरेंट्स में से एक को इंडेफिनेट मिल जाए तो वो भी रजिस्टर हो जाते हैं एज ब्रिटिश सिटीजन। मैं उम्मीद करता हूं कि इरफान मुझे भी टेक्स्ट मैसेज करेंगे कि तारिक भाई हमारा शो इख्तिताम पे होने को आया है, क्योंकि आज कॉल्स, आई कैन अंडरस्टैंड, हमारा पहला शो था, बहुत कम कॉल्स आई थी, तो मैंने आज बहुत बोला विच इज फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो जाने से पहले फ्यू थिंग्स, बिकॉज मैं उम्मीद यही करता हूँ कि हमारा 7 बजे तक टाइम था, तो आई एम अवेयर कि अभी मुझे भी टेक्स्ट मैसेज नहीं आया इरफान से, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि तारिक भाई जब ब्रेक पे भी जाऊंगा मैं आपको टेक्स्ट मैसेज करूंगा, और जब हम शो खत्म करने लगेंगे तो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज करूंगा। तो मैं टाइम साथ साथ देख रहा था कि ऑलमोस्ट 7 होने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी इरफान का थोड़ी देर में मुझे टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि तारिक भाई बस रैप अप करें। बिल्कुल आ गया टाइम आपका। थैंक यू इरफान, थैंक यू, आपने आज बहुत मेहनत की और सारा सेटअप किया। आई डू सिंसियरली थैंक यू टू यू, एंड थैंक यू टू तारिक जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, एंड थैंक यू टू सिराज टीवी कि उन्होंने मौका दिया। और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी एवरी थर्सडे 6 to 7, भूलिएगा नहीं। और इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए फायदा हो। शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात अगले थर्सडे होगी। आई होप टू सी मोर ऑफ यू नेक्स्ट थर्सडे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।